शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने बंद कमरों के अंदर सऊदी अरब के साथ में उस सीक्रेट डील पर साइन करते वक्त पाकिस्तान का कौन सा ऐसा खौफनाक सौदा कर दिया जो अब जिन्ना के मुल्क की हालत खराब कर देगा। ईरान के खिलाफ लड़े तो मुल्क राख हो जाएगा और सऊदी अरब को सेना देने से मना किया तो मुल्क भूखा मर जाएगा। क्या ईरान के पाले हुए हूती विद्रोहियों को रेड लाइन की गीदड़ भभकी देकर के पाकिस्तान ने अपने ही घर के अंदर आग लगा दी है? अगर सऊदी अरेबिया ने आधी रात को पाकिस्तानी सेना मांग ली तो क्या पाकिस्तान की सड़कों पर दुनिया का सबसे खौफनाक शिया मुस्लिम गृहयुद्ध भड़क जाएगा? कुवैत से लेकर के सऊदी अरेबिया तक कैसे हथियारों और पेट्रो डॉलर की मंडी के अंदर पाकिस्तानी सेना नीलाम हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक बयान कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का डिफेंसिव ऑफेंस वाला मास्टर प्लान अब 100% सच साबित हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम ऐसी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके तार रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से लेकर के रियाद के शाही महलों और तेहरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तरों तक जुड़े हुए हैं। एक ऐसी इनसाइडर स्टोरी जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला करके रख दिया है। एक तरफ सऊदी अरेबिया का पैसा है तो दूसरी तरफ ईरान की आग है और इस आग के बीच में झूलता हुआ पाकिस्तान है जिसने चंद डॉलर्स की भीख के लिए अपनी ही फौज को अरब शेखों का किराए का बॉडीगार्ड बना दिया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रक्षा समझौते की नहीं है बल्कि एक देश के उस अंधे कुएं के अंदर गिरने की कहानी है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। दोस्तों, इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और भारत की उस खामोश लेकिन बेहद घातक रणनीति को डिकोड करना होगा जिसने पाकिस्तान को बिना युद्ध लड़े ही घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, साल 2024 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और दो टूक लफ्जों के अंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत को अब पाकिस्तान पर अपना समय और अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देश कभी भारत को आतंकवाद की सप्लाई करता था वहां लोगों को 1 किलो आटे के लिए ट्रकों के पीछे भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। पीएम मोदी का ये बयान कोई चुनावी जुमला नहीं था बल्कि ये भारत की स्टेट पॉलिसी का एक डिक्लेरेशन था। ये दुनिया को बताया जा रहा था कि भारत अब पाकिस्तान के जाल में नहीं फंसेगा। भारत तेजी से ग्लोबल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर अपना डंका बजा रहा है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी ही गलत नीतियों, कट्टरपंथ और आतंकवाद के बोझ तले दब करके खत्म हो रहा है। दोस्तों, इसी रणनीति का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति। दोस्तों, डोभाल डॉक्ट्रिन बहुत ही साफ मानती है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बॉर्डर पर टैंक भेजने की जरूरत नहीं होती। अगर दुश्मन के घर में ही इतनी कमजोरियां हों तो बस उन कमजोरियों के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाओ और उसे उसी के अंतर विरोधों के अंदर उलझा दो। अजीत डोभाल का वो प्रसिद्ध बयान आज भी रावलपिंडी के जनरल्स की नींद उड़ा देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक और मुंबई के ऊपर हमला हुआ तो तुम बलूचिस्तान को खो दोगे। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, एक खौफ पैदा कर दिया है और फिर पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान आतंकवाद और चरमराती इकोनॉमी के कॉकटेल के अंदर ऐसा फंसा है कि वो भीतर से खोखला हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही हर ग्लोबल फोरम के ऊपर इस बात को बड़ी ही बेबाकी से रखा है। उन्होंने दुनिया को समझा दिया है कि जो देश आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी और अपने सबसे प्रमुख उद्योग के रूप में पालेगा उसका आर्थिक और सामाजिक पतन कोई नहीं रोक सकता है। आज भारत की विदेश नीति के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह से इररिलेवेंट यानी कि अप्रासंगिक बन चुका है। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, रशिया और जापान के साथ में फ्यूचर टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप पर बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आज भी आईएमएफ के दरवाजे पर चंद बिलियन डॉलर्स के लिए नाक रगड़ रहा है।
लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत की रणनीति से बौखलाए और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सर्वाइवल के लिए एक ऐसा खौफनाक दांव चलाया जो उनके पूरे मुल्क के 3 टुकड़े कर सकता है। दोस्तों, हाल ही के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया था। वहां बंद कमरों के अंदर एक सीक्रेट डील होती है और उस पर मुहर भी लगा दी जाती है। दोस्तों, इस डील के तहत पाकिस्तान ने अचानक से एक बहुत बड़ी हैकड़ी दिखाते हुए ईरान को यह संदेश दे दिया कि सऊदी अरेबिया के ऊपर यमन के हुती विद्रोहियों का कोई भी हमला पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सुनने में यह बयान किसी सुपर पावर की वार्निंग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान के गले में पड़ा वो फंदा है जिसे सऊदी अरेबिया ने अपने डॉलर्स से बुना हुआ। दोस्तों, मध्य पूर्व के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वर्चस्व की एक बहुत पुरानी और अघोषित जंग चल रही है। यमन के अंदर बैठे हुती विद्रोही सीधे तौर पर ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वो ईरान के शागिर्द हैं और लगातार सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेड सी के अंदर जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान ने सीधे हुती विद्रोहियों के आका यानी कि ईरान को धमकी देकर के सऊदी अरेबिया के सामने अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने जब एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर इस रक्षा समझौते की बखिया उधेड़ी तो इस्लामाबाद के सत्ता प्रतिष्ठानों के अंदर भूकंप सा आ गया। दोस्तों, नजम सेठी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उनका खुदा ना करे ये मामला हाथ से निकल जाए और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से अपने सैनिक भेजने को कहे तो ये इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। उन्होंने उस सच को उजागर कर दिया जिसे पाकिस्तानी हुकूमत आवाम से छुपाती आ रही है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो खैरात बांटी है वो मुफ्त में नहीं बांटी है। सऊदी अरब चाहता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी सेना उसके लिए बॉडीगार्ड का काम करे और जमीन पर उतर करके हुतियों से और परोक्ष रूप से ईरान से लड़े। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट, एक ऐसी मौत का चक्रव्यूह जिसे रावलपिंडी के जनरल्स ने खुद अपने हाथों से बुना है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और आवाम के बीच में एक बहुत गहरी और खूनी खाई बन चुकी है। पाकिस्तान की आम जनता, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, इस वक्त गाजा और मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए पूरी मजबूती से ईरान के साथ में खड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के भीतर उबलती हुई अमेरिकी विरोधी भावनाएं। जब भी अमेरिका या इजराइल के खिलाफ कोई देश जैसे कि ईरान खुलकर के खड़ा होता है तो पाकिस्तानी आवाम अपने तथाकथित इस्लामिक प्रेम और कट्टरपंथी सोच के चलते उसे अपना मसीहा मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफादारी मुल्क या फिर आवाम के प्रति नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर्स के प्रति है। दोस्तों, उनका देश कंगाल की कगार पर है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली पड़ा है, IMF की शर्तें पाकिस्तान की जनता का खून चूस रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स को सऊदी अरेबिया के पैसों और वाशिंगटन के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। दोस्तों, नजम सेठी ने इसी विरोधाभास को पकड़ते हुए स्पष्ट किया कि पाकिस्तान किसी भी हाल में ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबकी सहानुभूति ईरान के साथ में है। अब दोस्तों, जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तानी सेना सऊदी अरेबिया के इशारे पर उसके दिए हुए पैसों के बदले ईरान या फिर हुतियों के खिलाफ मोर्चे पर उतरती है तो पाकिस्तान के भीतर ही एक भयानक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उनकी जनता जो पहले से ही महंगाई और बिजली के बिलों से त्रस्त है, वो अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत कर देगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान के अंदर रहती है। अगर ईरान के खिलाफ कोई भी सीधा एक्शन लिया जाता है तो पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर सुन्नी और शिया फसाद भड़क उठेगा, जिन्हें कंट्रोल करना पाकिस्तानी पुलिस या फिर रेंजर्स के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सेना का इतिहास यही है कि उसने खुद को हमेशा एक किराए की फौज या फिर मर्सिनरी फोर्स के रूप में दुनिया के बाजार में पेश किया है। 1960 के दशक से लेकर के 1970 के ब्लैक सितंबर, 1980 के दशक के अंदर चले अफगान जिहाद और 2001 के बाद अमेरिका के वॉर ऑन टेरर तक पाकिस्तान ने हमेशा चंद डॉलरों के बदले अपनी ज़मीन, अपने एयरबेसेस और अपने लोगों का सौदा किया है। आज भी वही पुराना खेल नए किरदारों के साथ भी खेला जा रहा है। हथियारों की मंडी में पाकिस्तानी सेना नीलाम होती रही है। नजम सेठी ने बिल्कुल इस बात को माना है कि अगर कोई पाकिस्तान से मिसाइल
विमान या फिर तोप के गोले खरीदना चाहता है तो मुल्क उन्हें बेचने के लिए तैयार है। वैचारिक तौर पर पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है, बस पैसे फेंको और हथियार लेकर के जाओ। सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, कुवैत भी अब पाकिस्तानी सेना को अपनी सुरक्षा के लिए भाड़े पर लेने की तैयारी कर रहा है। ट्रेनिंग और सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर पाकिस्तानी सैनिकों को अब अरब देशों के अंदर तैनात करने की बड़ी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। दोस्तों, जब साल 2019 में भारत ने पुलवामा हमले के बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा था, तब सऊदी अरेबिया या किसी भी इस्लामिक देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। और इसके बाद में दोस्तों, साल 2025 के अंदर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को धोया था, तब भी कोई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया था। तब तुर्की और अजरबैजान ये दो ही देश थे जो पाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए थे, बाकी सारे के सारे साइलेंट थे। और वो भी तब दोस्तों जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ में ये डील कर चुका था, यानी पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। उसके बावजूद भी स्थितियां जिस लेवल की हैं वो अपने आप में सोचनी है। दोस्तों, आज जब हूतियों के ड्रोन्स और मिसाइलें सऊदी अरेबिया को डरा रही हैं, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की इसी किराए की फौज को अपने ढाल बनाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए अब कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं बचा है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने मुल्क को इधर कुआं और उधर खाई वाली पोजीशन के अंदर फंसा दिया है। अगर हम इसके रणनीतिक विकल्पों के ऊपर विश्लेषण करते हैं तो दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान का विनाश क्लियर है। दोस्तों, मान लीजिए पाकिस्तान विकल्प ए चुनता है, यानी कि वो सऊदी अरेबिया के साथ में अपनी डील निभाता है और ईरान या फिर हूतियों के खिलाफ जंग में शामिल होता है, तो क्या ईरान खामोश बैठेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की एक लंबी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगती है। ईरान अपने सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर से ऐसे प्रोक्सी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर देगा जो सीधे पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके जैश अल अदल के ठिकानों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो इसी बात का ट्रेलर था कि ईरान अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरने वाला नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथी अवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा रही है। नतीजा होगा कि मुल्क का संपूर्ण आंतरिक पतन। अब दोस्तों, मान लीजिए कि पाकिस्तान विकल्प बी चुनता है। अवाम के डर और गृह युद्ध के खौफ से वो ऐन मौके पर ईरान के खिलाफ जाने से पीछे हट जाता है और सऊदी अरेबिया को सेना देने से मना कर देता है, तो इसका नतीजा और भी ज़्यादा तेजी से सामने आएगा। सऊदी अरेबिया, यूएई और खाड़ी देश रातों रात अपनी फंडिंग और डिपॉजिटिंग रोक देंगे। IMF जो अमेरिका के इशारे पर चलता है, वो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज होल्ड कर देगा। बिना इन अरब देशों की खैरात के पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 48 घंटों के भीतर डिफॉल्ट कर जाएगी। आयात रुक जाएगा, पेट्रोल पंप सूख जाएंगे और देश के अंदर श्रीलंका से भी भयानक हालात पैदा हो जाएंगे। नतीजा होगा मुल्क का संपूर्ण आर्थिक पतन। दोस्तों, ये सब ऐसे टाइम पर हो रहा है जब पाकिस्तान के पास बाहरी युद्ध लड़ने की तो दूर अपने खुद के घर को ही संभालने की भी हैसियत नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही कहा था कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को वापस लेने के लिए किसी भी सैन्य हमले या बल प्रयोग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज POK के अंदर जो बगावत की आग भड़क चुकी है, वो राजनाथ सिंह के उसी दावे को सच कर रही है। महंगाई, आटे की किल्लत और भारी भरकम बिजली बिलों से त्रस्त POK की जनता सड़कों पर उतर आई है और खुलेआम पाकिस्तान से आज़ादी और भारत के अंदर शामिल होने की डिमांड कर रही है। भारत में जम्मू एंड कश्मीर के तेज विकास, G20 के शानदार आयोजनों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सीमा पार के लोगों को समझ में आ गया है कि उनका असली भविष्य किसके साथ में सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ POK तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के चारों तरफ और उसके भीतर जो आग लगी है, उसका फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। डुरंट लाइन पर जरा नजर डालिए। जिस तालिबान को पाकिस्तान की ISI ने अपने रणनीतिक मोहरे यानी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझ करके पाला पोसा था, आज वही उनके लिए भस्मासुर बन चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के लड़ाके आज डुरंट लाइन पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को चुन चुन करके मार रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो बोया था, आज वो उसी की फसल काट रहा है। इसके अलावा दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK प्रांत के अंदर भी रोज पुलिस और सेना के काफिलों के ऊपर हमले हो रहे हैं। वहां की जनता इस्लामाबाद की हुकूमत से पूरी तरह से कट चुकी है। और फिर आता है बलूचिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तान की नाक के अंदर दम कर रखा है।
दोस्तों चाइना ने जिस सी पैक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने का सपना देखा था, उस सी पैक की कब्र भी बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर खुद चुकी है। बलूच लड़ाके चाइनीज इंजीनियर्स और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऊपर इतने घातक हमले कर रहे हैं कि बीजिंग भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से घबराया हुआ है। बलूच लोग अपने संसाधनों की अंधाधुंध लूट के खिलाफ आर पार की जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को देख करके दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय नेतृत्व का वो रणनीतिक विजन कितना सटीक था, जिसे दुनिया के कई देश कभी नजरअंदाज नहीं करते। दोस्तों भारत ने बहुत ही सोच समझ करके पाकिस्तान को ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर अप्रासंगिक बना दिया। दोस्तों जब आप एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते हैं, जब आपकी नौसेना हिंद महासागर के अंदर एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला करके दुनिया के जहाज़ों को बचा रही होती है, जब आप ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तब आपको ऐसे पड़ोसी के ऊपर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती जो खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा हो। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान की इस आत्मघाती नीति पर सिर्फ नजम सेठी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व डिप्लोमेट्स भी अलार्म बजा रहे हैं। मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीका, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के कारोबारी साम्राज्य के ऊपर मिलिट्री इंक नाम की चर्चित किताब लिखी है, वो भी इस तरह के समझौतों की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तानी सेना का शीर्ष नेतृत्व यानी कि रावलपिंडी के जनरल्स इस तरह के रक्षा समझौतों को मुल्क की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत और संस्थागत आर्थिक फायदों के लिए करते हैं। अरब देशों के अंदर सेना भेजने से इन जनरल्स को भारी मात्रा के अंदर पैसा मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद में वो वहाँ रक्षा सलाहकार बनने के लुभावने मौके भी तलाश लेते हैं। दोस्तों आयशा अक्सर कहती हैं कि खाड़ी देशों की लड़ाई के अंदर अपने सैनिक झोंकना पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक मूर्खता है। ये सेना को एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के अंदर तब्दील कर देता है जिसका काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना नहीं बल्कि अरब के अमीरों की रखवाली करना है। दोस्तों अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी की बातों पर भी गौर करना जरूरी है। वो हमेशा से पाकिस्तान को एक रेंट सीकिंग स्टेट यानी कि किराया वसूलने वाला देश कहता आया है। हक्कानी का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने भूगोल और अपनी फौज को महाशक्तियों को किराए पर दे दिया है, चाहे वो कोल्ड वार का दौर हो, अफगान युद्ध हो या फिर अब सऊदी अरेबिया की सुरक्षा का मसला। इस नई डिफेंस डील पर भी उनका दृष्टिकोण यही है कि पाकिस्तान डॉलर्स के लालच में उन लड़ाइयों का हिस्सा बन जाता है जिनसे उनका राष्ट्रीय हित कहीं नहीं जुड़ता है। दोस्तों हूतियों से पंगा लेने का सीधा मतलब है अपने घर खासतौर पर बलूचिस्तान और शिया बहुल इलाकों के अंदर नई आग उगलवाना। उनके शब्दों में कहें तो पाकिस्तान उन चेकों को कैश करने की कोशिश कर रहा है जिनके लिए उनके बैंक खाते के अंदर बैलेंस ही नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान के ही एक और पत्रकार हामिद मीर भी मुल्क के भीतर के हालात और आवाम की नब्ज को बहुत करीब से समझते हैं। उन्होंने सऊदी ईरान तनाव के अंदर पाकिस्तान के कूदने को लेकर के हुकूमत को बार बार चेतावनी दी है। हामिद मीर अक्सर 2015 के उस ऐतिहासिक वाक़े की याद दिलाते हैं जब सऊदी अरेबिया ने यमन युद्ध के लिए पाकिस्तान से अपनी सेना भेजने की डिमांड की थी। उस वक्त नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये मामला संसद के सामने रखा था। तब पाकिस्तानी संसद ने एक मत होकर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और ये फैसला किया कि पाकिस्तान इस युद्ध के अंदर तटस्थ रहेगा। मीर का सवाल बहुत तीखा है कि आज ऐसा क्या बदल गया कि शहबाज शरीफ की सरकार बिना संसद को भरोसे में लिए चुपचाप बंद कमरों के अंदर खौफनाक डील कर रही है। दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है मुल्क का दिवालियापन, जिसने हुक्मरानों को सोचने समझने की ताकत से महरूम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन इस पूरी स्थिति को पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक कूटनीतिक रस्साकसी मानते हैं। कुगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जो कि उसका एटीएम है और ईरान जो कि उसका एक ताकतवर और अस्थिर पड़ोसी है, दोनों में से किसी को भी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। उनका आकलन है कि अगर पाकिस्तान सऊदी के पाले के अंदर ज़्यादा झुका तो ईरान अपनी सीमा का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के भीतर प्रॉक्सी वॉर तेज कर देगा। यानी दोस्तों पाकिस्तान किधर भी जाता है वो अब बर्बादी की कगार पर ही पहुंचने वाला है। अब इस मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, या फिर मोदी जी ने जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान का हाल उसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो एक दिन अपने आप ही मिट जाएगा? क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं वो जाहिल हैं और जाहिलों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना विनाश खुद ही कर लेते हैं। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।